साथियों नमस्कार। मेरे पिछले 2 अंक नेहरू जी पे थे। आप लोगों ने बहुत पसंद किया, मेरा बहुत उत्साह बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद। कुछ लोगों की उस पे कुछ शंकाएं हैं, वो शंकाएं उन्होंने प्रदर्शित की हैं। मैं बड़ा धन्यवादी हूं उनका भी कि उन्होंने अपनी शंकाएं मेरे समक्ष रखी ताकि मैं उन पे अपने विचार रख सकूं, अपनी सफाई दे सकूं। मैं उनका भी धन्यवादी। आज फिर हम नेहरू जी पे ही, ये मेरा आखिरी अंक है और यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेहरू जी से वो कौन कौन सी भूल हुई, गलतियां हुई जिससे हम देश को नुकसान हुआ और हम आज तक भुगत रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब एक तरफ हमारे देश के धार्मिक लोग जो है, सामाजिक लोग जो है, संस्थाएं हैं, आर्य समाज जैसी और दूसरी सामाजिक संस्थाएं संघर्ष कर रही थी, क्रांतिकारी संघर्ष कर रहे थे। आजाद हिंद फौज ने जो है अंग्रेजों को घुटने पे ला दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की आर्थिक हालत भी खराब थी, तो संघर्ष से आजादी मिल सकती थी। लेकिन जिन्ना, माउंटबेटन और नेहरू जी, ये लोग जो है विभाजन के लिए तैयार हो गए। और मुझे लगता है जिन्ना और इनका, नेहरू जी का अपना अपना स्वार्थ था और गांधी जी को नेहरू जी ने इसलिए मना लिया, ये कह के मना लिया कि अब हम बूढ़े हो गए हैं और जेल जाने की हिम्मत नहीं है। जबकि आप सब जानते हैं कि नेहरू जी कभी बड़ा संघर्ष नहीं किया और ऐसी कोई उनके साथ नहीं हुआ कि उनको किसी ने छड़ी भी मारी। वो अगर जेल में भी गए तो उनको पूरी सुविधाएं मिली। यहां यह भी बता देना उचित है कि आजादी के बाद जब तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर एडली यहां हिंदुस्तान में आए थे, पश्चिम बंगाल में रुके थे, तब पश्चिम बंगाल के तत्कालीन कार्यवाहक जो गवर्नर थे वो वहां के चीफ जस्टिस भी थे, मिस्टर पीवी चक्रवर्ती। उनसे उनकी बातचीत हुई। उस बातचीत में चक्रवर्ती साहब ने एडली साहब से पूछा कि जब आप दूसरा विश्व युद्ध जीत चुके थे, गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन भी समाप्त हो चुका था, तो फिर ऐसी क्या बात थी जो आपने भारत को आजादी देने की सोची? तो एडली साहब का जवाब था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनकी आजाद हिंद फौज के कारण से जो भारत की सेना थी वो विद्रोह के कगार पे थी, विद्रोह पे उतारू थी, जिसका सामना करना हमारे बस की बात नहीं थी। हम संख्या बल में बहुत कम थे और आजाद हिंद फौज के सामने के कारण से जो सेना में विद्रोह हुआ उसका सामना नहीं कर सकते। चक्रवर्ती साहब ने पूछा कि इस आजादी के अंदर महात्मा गांधी जी का कितना योगदान था? तो एडली साहब ने कहा था मिनिमम, मुस्कुराते हुए। तो आप समझ सकते हैं कि ये उतावलापन के कारण से हमारे देश का बंटवारा हुआ। और उसके बाद आप देखिए, जब देश आजाद हुआ, वो आजाद हिंद फौज जिसके सिपाही लड़ाकू थे और देशभक्त थे, जो ऐसी बुरी परिस्थितियों में देश के लिए लड़े थे, उनकी संख्या 60,000 थी। 26,000 जो है वो बलिदान हो गए थे। बाकी बचे हुए सैनिकों को नेहरू जी ने अपनी भारत की सेना में विलय नहीं किया और उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। ये कितनी शर्म की बात है और कितनी बड़ी भयंकर गलती। उसके बाद आप देखिए, जब ये एडली साहब से बात हुई तो उन्होंने एक लेटर लिखा था। तो तत्कालीन जो
वहाँ के एक इतिहासकार थे बंगाल में, मिस्टर R.C. मजूमदार। उन्होंने किताब लिखी थी एक हिस्ट्री ऑफ बंगाल, उसमें इस बारे में भी जो है एडली की बात का जिक्र किया था। दूसरी मैं गलती मानता हूं कश्मीर पे डुलमुल रवैया। कश्मीर पे उनका रवैया बहुत डुलमुल था, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरि सिंह जी से, जो महाराजा थे वहां के, इनकी पर्सनल जो है अदावत थी, क्योंकि ये बिना इजाजत वहां पहुंच गए थे। जब वो महाराजा थे वहां पे, उनका अपना अलग स्टेट था, और ये जब वहां पहुंचे थे तो उन्होंने इनको मना किया था, और उस वक्त जो इनके बीच में बातचीत हुई थी, उसको इन्होंने अपनी जो है बहुत बड़ी जो है बेइज्जती समझ ली थी, और उसको इन्होंने गांठ बांध रखा था। इसलिए जब कश्मीर के ऊपर कबायलियों ने हमला किया पाकिस्तान के इशारे पर, तो 22 अक्टूबर को हरि सिंह जी ने विलय के लिए अपनी स्वीकृति दे दी थी। लेकिन इन्होंने जो है उसमें तेजी नहीं दिखाई। जो सेना थी वो कबालियों की, पाकिस्तानी समर्थित, वो आगे बढ़ती जा रही थी, श्रीनगर के नजदीक आ रही थी। तत्कालीन जो वहां के गृह सचिव थे, उसने के मेनन जी, उन्होंने सूचना भी दी थी। लेकिन उसके बाद 26 अक्टूबर को जो है यहां से सेना भेजी गई। सेना ने जो है वहां पे जो है जाके उनका कबालियों का सामना किया और उनको खदेड़ना शुरू कर दिया। जब ये उनको खदेड़ रहे थे तो नेहरू जी ने बगैर अपने कैबिनेट में बात करके सीधा यूएन में जो है इस बारे में एप्लीकेशन कर। कभी कोई जीती हुई फौज यूएन में जाती है, हारने वाला जाता है यूएन में। उसके बाद फिर दूसरी गलती, जब हमारी फौज जीत रही थी तो इन्होंने जो है अपने 31 दिसंबर की रात को लगभग 12 बजे से कुछ पहले युद्ध विराम की घोषणा की, और वो इतना बड़ा इलाका हमारा हिंदुस्तान का पाकिस्तान के हाथ में चला गया। और उसके बाद देखिए इन्होंने हरि सिंह से अपने खुंदक निकालने के लिए, भारत में कश्मीर के विलय होने के बाद इन्होंने कश्मीर की पावर जो है हरि सिंह को नहीं देके अपने मित्र शेख अब्दुल्ला को दी, और उसके कहने पे इन्होंने धारा 370 लगाई, जो कितना बड़ा नासूर हमारे देश के लिए रहा। और बड़ी मुश्किल से ये मोदी सरकार के समय में वो धारा 370 हटाई गई। आज भी उनके वंशज जो हैं वो दुष्प्रचार कर रहे हैं और वो धारा 370 के पैरवी कर रहे हैं। ये उनका चरित्र दिखाता है, उनके परिवार का भी और उनका। 1947 में ओमान ने ग्वादर पोर्ट बेचने के लिए हिंदुस्तान को कहा, नेहरू जी ने मना कर दिया। और आप ये देखिए पाकिस्तान ने वो पोर्ट खरीदा, आज वो पोर्ट चाइना के पास है, और हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा सरदर्द है। ये आप लोगों से, राम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। बलूचिस्तान को लीजिए, बलूचिस्तान को 1876 के अंदर जो वहां पे संघीय संधि हुई थी, उसके अंदर ब्रिटिश सरकार ने उनको आजाद जो है क्लार्क स्टेट माना था बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान के जो राजकुमार थे जो देश की आजादी के वक्त, तो उस वक्त वो थे मिस्टर जो है खुदादाद खान। उन्होंने नेहरू जी को रिक्वेस्ट किया था कि हम भारत के अंदर मिलना चाहते हैं। ऑल इंडिया रेडियो के अंदर ये प्रसारित किया था 1948 के मार्च में, ये प्रसारित किया था कि खुदादाद खान जो है वो भारत में बलूचिस्तान का विलय चाहते हैं। नेहरू जी ने इनकार कर दिया उनको, और बाद में फिर आपको पता ही है पाकिस्तान ने उन पे अटैक करके बलूचिस्तान को अपने में मिला लिया। और नेहरू जी ने बाद में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रेडियो
आपके आपके ऑल इंडिया रेडियो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई थी उसको मना कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं। 1950 के अंदर नेहरू जी ने कोको आइलैंड जो है वो बर्मा को गिफ्ट दे दिया बगैर कैबिनेट में बात किए। और आज वो कोको आइलैंड किसके पास है? चाइना के पास, जो हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है। उसके बाद आप समझिए 1952 में इन्होंने मणिपुर को जो है कुबाओ वैली जो है वो जो है मणिपुर की जो कुबाओ वैली थी वो बर्मा को गिफ्ट दे दी। वो 22,327 वर्ग किलोमीटर थी। ये भी बता दूं, मणिपुर जो है 1949 में जब आजाद हुआ था उसके बाद जो है भारत के अंदर उसका विलय हो गया था। इन्होंने 1952 में टोकन पीस के नाम पे ये जो है वैली बर्मा को दी। 1952 में नेपाल के राजा ने अपनी भारत में विलय के लिए इनको जो है पत्र लिखा, अपनी स्वीकृति दी, लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया। और आज आपको पता है चाइना के इन्फ्लुएंस में आया हुआ है और भारत को जो है परेशानी हो रही है। आजादी के बाद में अमेरिका ने कहा था आप न्यूक्लियर पावर बनने के लिए एक न्यूक्लियर प्लांट बनाइए, लेकिन नेहरू जी ने मना किया, नहीं हमें नहीं बनना है। और जब यूएन के अंदर सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए आपको ऑफर दिया गया तो उसको भी नेहरू जी ने मना कर दिया और वो चीन को दिलवा दिया। आज कितना बड़ा सरदर्द चीन उस वीटो के कारण से हमारे पे बना हुआ है, ये हमसे छुपा हुआ नहीं है। ब्लंडर गलती, बहुत बड़ी ब्लंडर गलती। आज हमारे हर काम में वो उस वीटो के कारण से दखल लड़ाता है। इस पे इतनी गलती है कि मैं बहुत विस्तार से नहीं कहना चाहता, एक निवेदन करना चाहता हूं। एक रजनीकांत जो है पुरानी की एक पुस्तक है, नेहरू जी की 127 गलतियां, क्योंकि मैं यहां गिना नहीं पाऊंगा, तो मेरा निवेदन है उस पर आप उसको देखिए। और अब मैं आपको वो जो शंकाएं लोगों ने प्रस्तुत की हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि आपने ये कैसे अपने वीडियो में कहा कि नेहरू जी जो है उनका सॉफ्ट कॉर्नर चीन की तरफ था, वो चीन के जो है मददगार थे। तो मैं बता देना चाहता हूं, तिब्बत का किस्सा मैं बता चुका। तिब्बत जो है वो चीन नहीं ले सकता था। नेहरू जी ने वहां पे चावल भिजवाए उनकी सेना, अन्यथा चीन हमारे से उसकी सीमा ही नहीं मिलती। चीन की सीमा हमसे मिलती ही नहीं, हमारे से जो है उसका कोई मतलब ही नहीं था। और अभी जो मैंने ऊपर कुछ गलतियां बताई हैं, जिसमें जैसे ग्वादर पोर्ट हुआ, आपके सुरक्षा परिषद का हुआ, जितने भी मैंने बताई है, बर्मा को जो कोको आइलैंड दिया, वैली दी, ये सब जगह चीन बैठा है आज और हमारे लिए जासूसी कर रहा है, हमारे लिए खतरा पैदा कर रहा है। और आपको ताज्जुब होगा, उनका प्यार आज उसके वंशज में निभा रहा है। आपको पता होगा सोनिया जी और राहुल गांधी ने चीन की जो है सरकार से एमओयू साइन किया। कोई पूछे वो किस हैसियत से उन्होंने एमओयू साइन किया, उनकी क्या हैसियत थी? दे वर सिंपली एमपी, उसके अलावा कुछ नहीं थे वो। और उसके बाद अगर वो एमओयू में कोई मैनाफाइड इंटेंशन नहीं थी तो उसको छुपा क्यों रहे अभी तक? क्यों नहीं उसको पब्लिक डोमेन में डालते? क्या ये शंका नहीं पैदा करता? फिर आपको ध्यान होगा जब राफेल खरीदे थे हिंदुस्तान में, तो राहुल गांधी ने कितना जो है ना हल्ला मचाया था कि हमें उसके बाद में
बारे में ये बताइए क्या क्या पार्ट लिए, ताकि वो हिंदुस्तान की ये सीक्रेसी जो है वो चाइना को दे सके। और आपको ध्यान होगा गलवान के वक्त क्या हुआ था, राहुल गांधी जी चीन के राजदूत से छुप छुप के मिले थे और मना कर दिया था, नहीं नहीं मैं तो मिला ही नहीं। जब उसके प्रूफ दिखाए गए तब उन्होंने कहा हाँ मैं तो चाय पे गया था। क्या कर सकता है। और जब ये मानसरोवर गए थे तब इन्होंने कौन सा रास्ता चुना था और उन्होंने क्या किया था, ये भी आप लोगों से किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस कारण मैं कहता हूं कि ना सिर्फ नेहरू जी बल्कि आज तक उनके जो वंशज हैं वो भी चीन से अपना नाता अलग निभाते हैं, भारत विरोधी रूप में निभाते हैं। मुझे कहने में कोई शंका नहीं। दूसरी शंका कुछ लोगों ने किया कि मैंने ये कहा कि नेहरू जी गजवाए हिंद की सोच के थे, तो उस पर उन्होंने कहा इसका क्या आधार है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि देश का बंटवारा किस आधार पे हुआ था, धर्म के आधार पे। और मैंने ये भी बताया था कि गांधी जी ने तो कहा था मेरी लाश पे जो है बंटवारा होगा, लेकिन नेहरू जी ने खुद एक अंग्रेजी पत्रकार को ये बताया था एक इंटरव्यू में कि मैंने जो है मेरा ये मानना था कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, इसलिए बंटवारे का पक्षधर मैं था, मैंने बंटवारे को स्वीकार किया। और जब देश के बंटवारे को उन्होंने धर्म के आधार पर स्वीकार किया तो बंटवारा होते ही वो मुकर कैसे गए, पलट कैसे गए अपनी बात से। और फिर उसके बाद में बंटवारा होने के बाद उन्होंने जितने भी कानून बनाए ज्यादातर हिंदू धर्म विरोधी, सनातन धर्म विरोधी और मुस्लिमों के पक्ष में। तो क्या शंका नहीं होनी चाहिए। कुल पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को मिला के उस वक्त जो जनसंख्या के आधार पर जमीन दी गई थी वो लगभग 9.5 लाख वर्ग किलोमीटर थी, जबकि नेहरू जी की ढुलमुल नीति के कारण 5 करोड़ मुसलमान तो हमारे हिंदुस्तान में ही रह गए थे। तो यानी हमने 5 करोड़ के हिसाब से जो जमीन पाकिस्तान को दी थी वो हमने जबरदस्ती दे दी। जब हमको 5 करोड़ यहां रखने ही थे इतने लोग, तो हमने वो जमीन क्यों दी हमारे देश की। क्या सोचने वाला विषय नहीं है। उसके बाद आपको ध्यान है मैंने पिछले अंक में बताया था हैदराबाद से इन्होंने 1 साल का जो है यथास्थिति पैक्ट भी कर लिया था। तो क्या वो बीच के अंदर एक मुस्लिम स्टेट नहीं बन जाता। और इन्होंने 1954 के अंदर एक वक्फ एक्ट भी बनाया था, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। एक चीज और ध्यान रखिए, इन्होंने पूर्वी पाकिस्तान और म्यांमार से घुसपैठ को उन्होंने दी देश की डेमोग्राफी बदलवाने के लिए। और आपको ध्यान है हमारा ईस्टर्न जो इलाका है वो सारा का सारा जो है क्रिश्चियन हो गया, और जो है बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर और इधर के साइड में जो है वो जो है मुस्लिम बहुल्य होते चले गए, कुछ बहुत बहुत से जिले। और आज क्या सिचुएशन है आपसे छुपी हुई नहीं है। अब वक्फ एक्ट की बात कर लेते हैं। इन्होंने 1954 में वक्फ एक्ट बनाया। अरे धर्म के आधार पर देश आजाद किया तो वक्फ एक्ट क्यों बनाया, किस आधार पर बनाया। और आज उनके वंशजों के रहमो करम से वो वक्फ एक्ट आज वक्फ बोर्ड बन गया, और उस वक्फ बोर्ड के पास आज 9.4 लाख एकड़ जमीन है। उसके पास 8.7 लाख संपत्तियां हैं और जिनका जो कीमत है आज वो 1.2 लाख करोड़। ये क्या हिंदुस्तान के अंदर एक
आजादी के बाद भी फिर इतनी जमीन फिर उन्होंने मुसलमानों को एक तरह से दे दी। और अब ताजुब, उनको पावर कितनी दी कि देश की अदालत के अंदर भी जो आपके वक्फ बोर्ड का जो फैसला होगा, जिस जमीन पे उन्होंने हाथ रख दिया वो उनकी, और देश की अदालत ने भी उनमें सुनवाई नहीं कर सकती। उनकी सुनाई वक्फ एक्ट के अंदर जो वो उन्होंने अपीलिंग अथॉरिटी बनाई है वहां पे की जाएगी। क्या ये सब चीजें शंका पैदा करने के लिए कम है? मैं फिर कहूंगा, अपनी बात पे कायम, कि नेहरू जी, जो मुझे सबसे पहले जो तथ्य मिले उन तथ्यों के अनुसार नेहरू जी हिंदू नहीं थे। वो कहते हैं दुर्घटनावश हिंदू नहीं, वो ना मन से हिंदू थे, ना कर्म से, और ना जन्म से। और उन्होंने कोई भी प्राइम मिनिस्टर, किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर इस तरह के काम नहीं कर सकता, देश विरोधी काम। देश विरोधी शब्द इस्तेमाल करो, बुरा ना मानिएगा, मेरे हिसाब से। हो सकता है आप मुझे गलत समझे। इस तरह के देश विरोधी कर्म कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने देश के लिए नहीं कर सकता। मेरे अपने कुछ विचार रखे, कुछ मैंने तथ्यों के आधार पर रखे। नेहरू जी के 3 अंक आज मैं समाप्त कर रहा हूं, और निवेदन करता हूं, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं, ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो YouTube चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।